आज का हम लोग का टॉपिक रिजोनेंस है। इसके पहले हम लोग नॉमेनक्लेचर, ऑर्डेशन ये सब देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे रिजोनेंस देखेंगे। रिजोनेंस का मतलब क्या होता है? रिजोनेंस बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड में होता है और यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन करते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में दो चीज़ होता है, बॉन्ड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है और एटम। बॉन्ड कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? एटम के बीच में। तो यहाँ पे रिजोनेंस करते समय पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल के अंदर में पाई इलेक्ट्रॉन को हम एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग रिजोनेंस बोलते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो न्यूक्लियस है, इसका मतलब जो एटम है उसका पोजीशन फिक्स होना चाहिए। तो रिजोनेंस एक तरह का इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल के अंदर केवल और केवल पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन मॉलिक्यूल के अंदर में किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे अगर मॉलिक्यूल ओपन चेन हो तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट हो सकता है। अगर साइक्लिक फॉर्म में हो जैसे कि बेंजीन है, तो बेंजीन में या तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको शिफ्ट किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट किया जाएगा। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रिजोनेंस की, हम लोग बात कर रहे हैं। रिजोनेंस में हम लोग डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इस प्रोसेस में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कहाँ पे होता है? इनसाइड द मॉलिक्यूल। इनसाइड द मॉलिक्यूल जो प्रोसेस होता है उसको इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस बोलते हैं। तो ये एक तरह का इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस है। हम लोग लिख सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ intramolecular process in which delocalization of pi electron takes place inside the molecule. ये प्रोसेस जिसमें कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग रिजोनेंस बोलते हैं। हर एक जहाँ पे हम लोग डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन करते हैं तो हमको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर वहाँ पे ऑब्टेन होता है। एक ही मॉलिक्यूल का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर जो भी हम लोग को मिलता है, उस सारे स्ट्रक्चर को हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं या रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हम लोग रिजोनेंस करा के यहाँ पे देखते हैं एक दो एग्जाम्पल्स। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। इस मॉलिक्यूल को नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इसका नाम है ब्यूट 1,3 डाई। अब यहाँ पे देखा जाए, इस दोनों कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड है और इस दोनों कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड है।
ये मॉलिक्यूल ओपन चेन है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट टू राइट हम चल सकते हैं या राइट टू लेफ्ट हम लोग मूव कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, एक बार हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे और एक बार राइट टू लेफ्ट चलेंगे। यहाँ पे जब रेजोनेंस स्टार्ट हम लोग करेंगे तो अगर हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज करेगा क्योंकि एक पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के केस में अगर इस कार्बन को देखेंगे तो हमको पता है कि कार्बन टेट्रावैलेंस से शो करता है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाए और यहाँ पे पहले से डबल बॉन्ड है तो 2 + 2 = 4 और इसके बाद कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्डिंग, तो एक बॉन्ड यहाँ पे, इस केस में यहाँ पे कार्बन का पेंटावैलेंस हो जाएगा। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन पे डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। इससे हमको क्या मिला, कैसा स्ट्रक्चर मिला, यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर हम लोग को मिलेगा, यहाँ पे CH2, इस CH2 का इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट कर गया है, दैट मीन्स इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ बॉन्ड है, डिक्रीज किया, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ का एक बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट कर गया है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू। यहाँ पे CH है, हम लोग CH लिखेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसके बाद फिर CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, पाई इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के थ्रू यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब CH2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। इस तरह से हमको जो ये स्ट्रक्चर मिला है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मॉलिक्यूल व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसको हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलेंगे या इसको हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट टू राइट ही हो, इसका रिवर्स भी हो सकता है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन राइट टू लेफ्ट करे तो ये भी पॉसिबल है। उस केस में डायरेक्शन रिवर्स होने से चार्ज का पोजीशन रिवर्स कर जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज हम लोग यहाँ पे कर देंगे और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो उस केस में अगर ऐसे रेजोनेंस कर दिया जाए, इस केस में हमको दूसरा स्ट्रक्चर मिलेगा। ये स्ट्रक्चर होगा CH2- सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2+। तो ये पहला स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग रेजोनेंस स्टार्ट कर रहे थे, पाई इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किए थे। ये दूसरा स्ट्रक्चर है, हमको ये स्ट्रक्चर कब मिला, जब हम लेफ्ट टू राइट पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन किया। यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इस केस में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये जो तीनों स्ट्रक्चर मिला है, इस तीनों स्ट्रक्चर को हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो रेजोनेंस करते समय जितना भी स्ट्रक्चर हमको मिले ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, वो सारा स्ट्रक्चर जो है वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला जाएगा। इस केस में
फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड, और कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं सारे के सारे अनस्टेबल होते हैं, इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो अगर इसकी स्टेबिलिटी कम है तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कहाँ पे है? तो मोस्ट स्टेबल जो स्ट्रक्चर होता है, इस तीनों स्ट्रक्चर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे ट्रिपल लाइन का यूज किया जाता है। इसके बाद एक एंड से लेके दूसरे एंड तक जितने भी सारे एटम्स लिखे गए हैं कार्बन और हाइड्रोजन, उसको हम उसी फॉर्म में लिख देंगे और सबके बीच में सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन है। वन एंड से लेके दूसरे एंड तक ये डॉट डॉट फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो डॉटेड फॉर्म है ये पाई इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, पाई ऑर्बिटल का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये हमको ये बताता है कि जो रियल स्ट्रक्चर होता है, जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसका पोजीशन फिक्स नहीं है। इस केस में जो भी पाई इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट कार्बन टू फोर्थ कार्बन या फोर्थ कार्बन टू फर्स्ट कार्बन मूव कर सकता है। तो इस स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फिक्स नहीं होता है और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल में मूव कर सकता है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम RHS बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जबकि ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ये मेरा फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन। यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच में मेरा डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड ये बताता है कि इसका पोजीशन फिक्स है और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो फ्रॉम फर्स्ट कार्बन टू सेकेंड कार्बन और सेकेंड कार्बन टू फर्स्ट कार्बन। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर में जो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, उनका पोजीशन फिक्स होता है। इस केस में मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होने से इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। जबकि जो मेरा हाइब्रिड फॉर्म है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जो रियल स्ट्रक्चर है 1,3-ब्यूटाडाइन का, इसमें हम पाई बॉन्ड का पोजीशन कहीं फिक्स नहीं किए हैं। तो इस स्ट्रक्चर में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसलिए मूव कर सकते हैं इनसाइड द होल मॉलिक्यूल। दैट मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम फर्स्ट कार्बन टू फोर्थ कार्बन और फोर्थ कार्बन टू फर्स्ट कार्बन। ऐसे स्ट्रक्चर को रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर रेजोनेंस किया जाए तो हमको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलता है। वो सारे स्ट्रक्चर को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि इमेजिनरी होता है, लेस स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फिक्स रहता है और मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होता है। लेकिन जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जो रियल स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये हाईली स्टेबल होते हैं क्योंकि इस मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन पूरे होल मॉलिक्यूल में इसलिए मूव करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में पाई इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम फर्स्ट कार्बन टू फोर्थ कार्बन और फोर्थ कार्बन टू फर्स्ट कार्बन। तो इस केस में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मिनिमम होता है
और जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मिनिमम होगा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ऐसे स्ट्रक्चर को हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। हम लोग अभी बात कर रहे थे ड्यूरिंग रेजोनेंस we obtain different type of structure called canonical structure और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। द कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर are less stable due to more electronic repulsion. But the real structure is called RHS resonance hybrid structure. It is more stable due to complete delocalization of pi electron inside the whole molecule. तो अभी जो हम लोग छोटा छोटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, अभी जो हम लोग एग्जाम्पल देखे 1,3-ब्यूटाडाइन में, उसमें हम लोग दो तरह का स्ट्रक्चर देखे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिसमें कि एक स्टेबल है और दूसरा अनस्टेबल है। स्टेबल स्ट्रक्चर को RHS बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और जो दूसरा लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है उसको हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अभी हम लोग रेजोनेंस का क्या मतलब होता है वो हम लोग देख रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कंडीशन फॉर रेजोनेंस। कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है मैक्सिमम डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस करते समय पूरे मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होना चाहिए। अभी हम लोग बात कर रहे थे
कि मॉलिक्यूल में एटम और बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा बट एटम का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये रेजोनेंस का प्राइमरी कंडीशन है। Only delocalization of pi electron takes place दूसरा कंडीशन है कि किसी भी एटम का पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए इनसाइड द मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रेजोनेंस। No change in position of atom during resonance inside the molecule। तो जब हम रेजोनेंस करेंगे तो वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा लेकिन किसी एटम का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा मॉलिक्यूल के अंदर में। अगर गलती से पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाए और किसी एटम का भी डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाए तो क्या होगा? उस केस में उस फिनोमिनन को हम लोग रेजोनेंस नहीं बोले। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन और रेजोनेंस का पाई इलेक्ट्रॉन और किसी भी एटम का डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो रेजोनेंस नहीं बोला जाता है, उसको हम लोग टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। जब आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे टॉटोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस दोनों डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, जब रेजोनेंस करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होता है, चाहे वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, पाई बॉन्ड के फॉर्म में, या अनपेड इलेक्ट्रॉन हो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। इस दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होता है बट उसका ओवरऑल नंबर कांस्टेंट रहता है। द टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और अनपेड इलेक्ट्रॉन are always constant। रेजोनेंस करते समय जो भी स्ट्रक्चर हमको मिलता है वो सारी स्ट्रक्चर को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, और जितने भी सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं सबकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। The energy of canonical structure are almost equal। जितना भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर हमको मिलता है उसमें चार्ज सेम होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। In canonical structure, the charge is same, but the distribution of electron are different। अब हम लोग यहाँ पे एक और छोटा सा रेजोनेंस करा के देखेंगे। ये जितने भी सारे पॉइंट्स हैं इसको फिर से समझने का कोशिश करेंगे। एक काफी अच्छा एग्जांपल है बेंजीन। बेंजीन एक तरह का एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है
इसका मतलब ये हुआ कि इसमें रेजोनेंस की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहती है। तो हम लोग बेंजीन में रेजोनेंस करा के देखते हैं। देखिए, इसमें 2-3 पॉइंट पहले हम लोग ध्यान में रखेंगे। बेंजीन एक तरह का साइक्लिक कंपाउंड है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर सकते हैं। कोई लिमिटेशंस नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन का मूव किया जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यहाँ पे जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग छोटा एक रेजोनेंस किए थे, उस रेजोनेंस में हम लोग कर्व एरो का यूज किए थे। तो रेजोनेंस में कर्व एरो का यूज किया जाता है, साथ में ये बाई डायरेक्शनल एरो, डबल हेडेड एरो का हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद अगर इस कर्व एरो का यूज हम एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं तो ये कर्व एरो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करेगा, और अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही ये मूव करेगा। तो अब हम लोग इसको देखते हुए रेजोनेंस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एक पाई बॉन्ड है जो कि इस दोनों कार्बन एटम के बीच में है, ये दूसरा पाई बॉन्ड है इस दोनों कार्बन एटम के बीच में है, और ये मेरा तीसरा पाई बॉन्ड है, ये इस दोनों कार्बन एटम के बीच में। अब हम लोग किसी भी डायरेक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कर्व एरो को हम यहाँ पे ड्रॉप करें, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो पाई बॉन्ड है वो इस कार्बन एटम पे शिफ्ट कर गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इस कार्बन एटम को इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ से डिसअपीयर, खत्म हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे मेरा एम क्या है, हम लोग का एम ये है कि जितने भी पाई बॉन्ड है उनका पोजीशन चेंज कर दिया जाए। तो इस तरह से हम लोग इस पाई बॉन्ड को यहाँ पे लाना चाहते हैं। पहले ये पाई बॉन्ड इस कार्बन एटम पे शिफ्ट किया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब इस नेगेटिव चार्ज को हम इस बॉन्ड पे शिफ्ट करके यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। पाई बॉन्ड यहाँ पे अल्टरनेट फॉर्म में है, तो हमेशा पाई बॉन्ड अल्टरनेट फॉर्म में ही रहे। इसलिए जैसे ये माइनस चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करते हैं टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया जाए तो ये दोनों पाई बॉन्ड कंटिन्यू हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस केस में मोर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। इसलिए इस पाई बॉन्ड को हम नेक्स्ट कार्बन एटम पे शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ से पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का अपीयरेंस होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मूव करके न्यू पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से यहाँ पे हम फिर वही काम करेंगे जो कि यहाँ पे किया गया है। नेगेटिव चार्ज को फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम डीलोकलाइज किए, यहाँ पे भी मूव करेंगे और यहाँ पे न्यू पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन एटम पे मूव कर जाएगा। अब इस नेगेटिव चार्ज को जब यहाँ पे मूव करेंगे तो यहाँ पे न्यू पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये दोनों चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब हम बेंजीन का रेजोनेंस के है, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे टोटल हमको 5 स्ट्रक्चर मिला है, जिसको हम
रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये जो भी स्ट्रक्चर है इनकी स्टेबिलिटी कम होती है क्योंकि इस केस में पाई इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फिक्स है इनसाइड द मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा है। तो इस बेसिस पे ये मॉलिक्यूल लेस स्टेबल है। अभी मोस्ट स्टेबल फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये रिंग का फॉर्मेशन किया जाएगा और पाई इलेक्ट्रॉन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। इस स्ट्रक्चर को हम लोग आरएचएस बोलते हैं। ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल में डीलोकलाइज्ड हो रहा है। मॉलिक्यूल के अंदर जब पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है उस केस पे पाई बॉन्ड पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा डेवलप होता है और न्यूक्लियर चार्ज जब ज़्यादा डेवलप होता है तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है। उस केस में मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे आरएचएस में क्या हो रहा है और ये क्यों ज़्यादा स्टेबल है। तो ये जो हमारा आरएचएस है ये स्टेबल स्ट्रक्चर है, स्टेबल है। इस तरह से कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम लोग ने रिजोनेंस का इंट्रोडक्शन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिजोनेंस के बारे में और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।